1546th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन a big thank you to Cuts the Salon now at Shivaji Nagar and can't forget to thank Live Fit, a gym by Pooja Shelke, which is helping women to go fit and also lose weight. मेरी आज की जो मेहमान है उनका मैं परिचय दूं उससे पहले स्पष्ट रूप से पारिक जूलर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पारिक ब्रदर जूलर्स का, जो ये इनिशिएटिव ले रहा है महिलाओं की कहानियां लोगों तक पहुंचाने की। ऐसी महिलाएं जो अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपनी ताकत के साथ खड़ी हुई, प्लस आज सोसाइटी में, समाज में एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व को संभाल के रख रही हैं। मेरी आज की मेहमान भी बिल्कुल ऐसी ही हैं, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का एक ऐसा पात्र है जो होम्योपैथी में अपना नाम काफी कमा चुकी है। एक डॉक्टर बनने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की है वो तारीफ काबिल है। वो एक ऑथर भी हैं, किताब भी उनकी आई है और काफी प्रचलित रही हैं अपने कार्यों से। होम्योपैथ को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर डॉक्टर कविता चांडक। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर ये इंटरव्यू दे रही हैं। मैम सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्या है कहानी डॉक्टर कविता चांडक की? डॉक्टर कविता चांडक की एक्चुअल कहानी, कविता से डॉक्टर कविता तक का जर्नी बहुत लंबा रहा है। शुरुआत मेरी हुई यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में नेरकर के गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। पर कुछ ऐसा माहौल था उस समय कि बेटियों के एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता था जी। तो मुझसे जो बड़ी बहनें हैं सबने BA BCom किया क्योंकि गांव में उतना ही एजुकेशन अवेलेबल था। पर मम्मी की इच्छा थी कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़े। उन्हें लगता था कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ और मेरे पिताजी बचपन से मुझे कहते थे कि तुमको डॉक्टर बनना है। एक्चुअली मैं लॉयर बनना चाहती थी, ये राज की बात है राज। लेकिन पिताजी का बोलना था कि लड़की के लिए डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे सेफ है। अगर पढ़ना है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट यू विल बी डॉक्टर। उसके अलावा और किसी भी फील्ड में मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। जब बड़े हुए 12th पास हुआ तभी समझ में आया कि आइदर डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन में चले जाओ या तो फिर शादी कर लो BA BCom करके। लेकिन मैं वो जो टिपिकल होता है ना चूल और मूल, उसमें नहीं बनना चाहती थी। फिर मैंने एडमिशन तो लिया होम्योपैथी में, लेकिन बहुत मन मार के लिया क्योंकि मैं MBBS में एडमिशन चाहती थी। थोड़ा परसेंटेज कम पड़ गया। BDS में एडमिशन मिल रहा था पर मुझे नहीं चाहिए था और फिर थक हार के होम्योपैथी में लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरी आंखें खुल गई कि मैं जिस फील्ड में हूँ यहाँ मैं खुद को शाइन कर सकती हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ। मैं अकोला में पढ़ती थी और 3.5 महीने मुझे बेड रेस्ट के लिए नेर वापस जाना पड़ा। और जब तक मैं वापस आई तब तक के बॉडी डिसेक्शन, सारे प्रैक्टिकल सब कुछ खत्म हो गया था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पास होंगी। और मराठी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की सडन इंग्लिश मीडियम आ गया तो मेरे लिए वो भी डिफिकल्टी थी। लेकिन समहाउ मैंने बहुत करेज गैदर किया, एग्जाम दिया एंड यू वोंट बिलीव दैट कि जो लोग साल भर पढ़ रहे थे सब सेकंड डिवीजन में पास हुए एंड आई स्कोर्ड 65% इन फर्स्ट ईयर। तो जी वो चीज से मुझे एक चीज समझ में आई कि फील्ड कोई भी हो, अगर आप में कैलिबर है तो आप शाइन हो सकते हैं। बस जरूरत है डिटर्मिनेशन की और फुल डेडिकेशन की। फिर वहां से आगे क्या हुआ? फिर सेकेंड ईयर हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने एक सर्जन के साथ उनका हॉस्पिटल ज्वाइन किया। डॉक्टर हरीश अग्रवाल सर थे अकोला में। उनके साथ में काम करते करते काफी चीजें सीखी। फिर फाइनल ईयर हुआ। फाइनल ईयर के मिड में मेरे सिस्टर का मैरिज हुआ जहाँ मैं मेरे हस्बैंड से पहली बार मिली। वो मेरे बहन के देवर है एंड ही सडनली प्रपोज मी एंड मैंने उनको गलत एड्रेस दे दिया अपना अकोला का क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे मिलने आए। लेकिन देखिए किस्मत में जो होता है ना, मंजूर खुदा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो मेरे भाग्य में यही बंदा लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे
पता नहीं कैसे पर अपोलो में ढूंढा और फिर हमारा अफेयर शुरू हुआ। 3-4 महीने अफेयर को हुए ही थे। उस जमाने में अफेयर माने बहुत कुछ नहीं होता था, चीज बड़ी थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि साथ में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी लिया जी। लेकिन घर में जब ये बात पता चली तो पिताजी को बड़ी नागवार गुजरी जी। तो मुझे उठा के घर वापस ले गए और 3-4 महीने घर में रख लिया। तो मेरी फाइनल ईयर की एग्जाम थी, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने मेरे पिताजी को कॉल किया कि ये मेरे कॉलेज की स्कॉलर बच्ची है, आप भेजते हैं या मैं लेने आऊँ। और जब मैं प्रिंसिपल सर का भी नाम मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर किशोर मालूकार, उनकी वजह से मैं अकोला आई, सारी हिम्मत एकजुट करके कि जो भी हो जाए मेरा करियर में दाव पे नहीं लगाऊंगी जी। और एग्जाम देने के लिए जब बैठी ना तो फर्स्ट पेपर में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो 4 महीने घर में बीते थे मेरे पेरेंट्स अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि उनकी सोच उनके लिए सही थी और मैं अपनी जगह गलत नहीं थी, क्योंकि मेरी भी सोच मेरे लिए सही थी जी। और इन बिटवीन क्या हुआ, वो सोच की क्लैश होने से एक ऐसा स्टेज आया कि मुझे लगा कि आई शुड कमिट सुसाइड, क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मतलब वो लोग गलत नहीं थे, लेकिन फैमिली में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, सबने दूरी बना ली थी, अपने घर में एक मतलब अजनबी या प्रिजनर की तरह हो गई थी। तो वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल था। उसमें से जब मैं एग्जाम देने तो मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूंगी। और फर्स्ट पेपर मेडिकल फील्ड में मेडिसिन का होता है जी। तो वो पेपर मैंने पता नहीं कैसे तैसे लिखा, 11 पेपर पूरे हो गए। इन बिटवीन मेरे पेरेंट्स भी आए, मेरे होने वाले इन लॉज भी मुझसे मिलने आए, मेरे हस्बैंड भी मुझसे मिलने आए, काफी सब लोगों ने मिलकर इनकरेज किया। और जब रिजल्ट आया तो देन आई केम टू नो कि मैं पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट मेरिट थी। वाओ। एंड मुझे गोल्ड मेडल मिला, और इतना ही नहीं, मुझे गायनिक में ऑनर्स मिला उस साल। क्या मतलब पता नहीं कैसे इतने प्रेशर में वो पेपर्स मैंने लिखे थे। लेकिन ये प्रेशर इतना बिल्डअप कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि शायद शुरू से थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी, अंदर के अंदर घुटती रही। और जो भी फैमिली में कैसे मुझसे 3 बहनें बड़ी थी, 2 बड़े भाई और एक छोटा भाई, तो हम लोग घर में काफी सारे मेंबर थे, मिलजुल के रहते थे जी। और ऑल ऑफ ए सडन सबने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पकड़ी गई थी एक बार? नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने लाइफ में अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में मेरे पहले किसी लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं की थी जी। तो आप सोचिए कि घर में आप अपने घर में आपसे बिना कोई बात करे आप रह रहे हैं, 4-8 दिन की बात रहे तो ठीक है, आप 4 महीने कैसे रहेंगे अपने घर में अजनबी के? बिल्कुल सच है। तो वो प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। और उस समय ऐसी स्टेज थी कि तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मेरे जो बूढ़े हस्बैंड थे वो भी मेरे कांटेक्ट में नहीं थे जी। और घर में हमारे रिश्ते को लेकर जो भी बात चल रही थी वो पेरेंट्स मुझे बताते नहीं थे, क्योंकि वो जरूरी नहीं समझते थे जी। तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है। एंड अल्टीमेटली आई लैंडेड इन डिप्रेशन। बाहर कैसे आई? बाहर एग्जाम के वक्त तो आई, एग्जाम दी, जो भी हुआ उसके बाद पेरेंट्स आए, मेरे फादर ने मुझे कन्विंस किया कि बेटा जो भी हो ये शादी तुम्हारी हम कर देंगे इसी लड़के के साथ में। लेकिन उनको ये पूरा भरोसा था कि ये शादी के बाद तुम खुश नहीं रहोगी। ओह माय गॉड। क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई तुम प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, और तुम एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, वो भी टिपिकल रिजर्व मारवाड़ी फैमिली, एकदम कंजर्वेटिव, जिनकी ज्वाइंट फैमिली थी चंद्रपुर में, और 30-40 लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, और मैं न्यूक्लियर फैमिली से थी। तो मेरे फादर की सोच अपनी जगह बिल्कुल सही थी। ये मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया, लेकिन तब तो ऐसा कहते हैं ना कि इश्क में आंखें अंधी हो जाती है जी। तो बस मुझे ये था कि मुझे शादी करनी है, पर बाद में धीरे धीरे मैरिज हुआ, फैमिली में एडजस्टमेंट्स हुए, फिर बहुत सारा स्ट्रगल भी हुआ, बट अल्टीमेटली एंड सब अच्छा हुआ। आज मैं मेरी फैमिली में द हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ, और मेरी फैमिली में सबसे कमांडिंग पर्सन भी मैं हूँ। तो मेरा वो रिस्पेक्ट है मेरे ससुराल के पूरे परिवार में कि मैं कोई भी डिसीजन होगा घर का बड़ा तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर लेते हैं। तो जब एक ऐसी बात जो आपके कानों में डाल दी गई थी कि आप खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि क्या है, हम जिस किस्म के लोग हैं, हमें अगर कोई हम कोई शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, अगर उसके पहले कोई इस किस्म की टोक ही बोलेंगे, इस किस्म की टोक लगा दे कि आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्या इस किस्म की बात जहन में आपके चली जब विवाह हुआ? इनिशियली कुछ महीने गुजरे, शुरू में तो 1-2 महीने अच्छे के मैरिज के बाद में जी, लेकिन धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव फैमिली के ट्रेडिशंस थे कि तुमको कंपलसरी साड़ी पहननी है, सिर ढकना है, किचन में टाइम बिताना है,
प्रैक्टिस शुरू नहीं होना है जी। तो ये सब चीजों से मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे गोल्ड मेडल का फायदा क्या हुआ। मेरे फर्स्ट मेरिट आने का कोई फायदा नहीं, उस पर तो धूल बैठ गई जी। और मुझे कहीं तो भी ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे फादर सही थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे सपने बड़े थे। और वो जानते थे कि जिस फैमिली में मैं जा रही हूँ वहाँ पे बिजनेस फैमिली है और घर की जितनी भी बहुएं मुझसे बड़ी थी ना, कोई भी डॉक्टर या लॉयर ऐसे नहीं थे जी। सब ग्रेजुएशन थे। तो मेरे फादर का जो स्टेटमेंट था वो गलत नहीं था राजू, उस वक्त वो सही था उस हालत के लिए। लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे इन चीजों को खुद बदला है जी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी घर वालों के विचारों को बदलने के लिए, उनसे परमिशन लेने के लिए कि मैं चाहे वो पहनूंगी, मेरी लाइफ है, मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगी, लेकिन आप ये मत बोलो कि तुमको कंपलसरी साड़ी पहननी है, घूंघट निकालना है। ये इतनी लंबी लड़ाई थी कि मुझे 7 साल लगे इसके साथ लड़ने के लिए। और ये दौर में भी एक स्टेज ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे बेटे के साथ में सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं अकेली कब तक लड़ती। फिर आप इससे बाहर निकली? फिर बाहर निकली। उसका रीजन ये था कि ऑलमोस्ट एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं कुछ कर लूं। किया तो कुछ नहीं, उस स्टेज पे थी, लेकिन और कैसा था, पेरेंट्स के पास वापस जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि वो रास्ता बंद हो चुका था। वो बंद हो चुका था। अब छोटा सा बच्चा लेके मैं कहाँ जाती, और मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट करना चाहते थे, लेकिन वो ना बीच में फंस गए थे बिकॉज ऑफ लव मैरिज। उनको भी बार बार सुनना पड़ता था कि भाई अरेंज मैरिज होता तो शायद लड़की हमको टोटली फॉलो करती, उसके अपने विचार नहीं होते। लेकिन मेरे इन-लॉज भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि जिस माहौल में वो लोग का बॉर्न एंड ब्रॉट अप था, जिस माहौल से वो लोग पले बड़े थे, उन्होंने अपने विचार रखने वाली बहुएं कभी देखी ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि बहू घर में आती है, साड़ी पहनती है, सिर ढकती है, सुबह से रात तक काम करती है और अपने कोई विचार को नहीं रखती, बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। और सुबह शाम कभी घर से गलती से किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, बाजार भी जाती है, तो घर के सारे लोगों को प्रणाम करके जाती है जी। ये कल्चर घर में था जी। और मैं थोड़ा सा अपने ओपिनियन रखती थी कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है, क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज उनके लिए वो सही था, मेरे लिए मैं सही थी, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन वक्त गलत था और हालात गलत थे। तो वो वक्त सही था, हालात गलत। हाँ, हालात गलत थे जी। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आप भी मुझे कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी लड़ाई है, मेरे पेट को भूख लगती है तो मैं खुद खाती हूँ, तो आप बीच में ना पड़े, मेरी लड़ाई मैं लड़ूंगी, जिस दिन मुझे लगेगा नहीं लड़ सकते उस दिन मैं गिव अप कर दूंगी। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट करूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे एक चीज ध्यान में आई कि जो मेरा बच्चा है उसे मैंने दुनिया में लाया, उसने मुझे नहीं लिखा था कि तुम मुझे दुनिया में लाओ, वो मेरा क्रिएशन है, मेरी उसके प्रति जिम्मेदारी है। तो मुझे किसी और के लिए नहीं जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, और सिर्फ बच्चे के लिए क्यों, अपने सपनों के लिए जीना है। और मैं एक लाइव ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं मरना है, मुझे मेरा करियर बनाना है, नाम बनाना है, दुनिया की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना है। और मेरी पैथी जो मुझे मिली है, इतना जेंटल पैथी जिसमें हम किसी को बिना छुए उसको ट्रीट कर देते हैं, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, डायबिटीज का हो, थायराइड का हो, तो क्यों ना मैं इस पैथी को डेवलप करूं। और मेरे जैसे ऐसी कई महिलाएं होंगी जो घरेलू माहौल में जूझ रही होंगी, जहाँ पे ना उनके इन-लॉज गलत है ना वो गलत है, बस हालात गलत है, तो क्यों ना मैं उनको मोटिवेट करूं। इसीलिए फिर मैंने कोशिश की, अपने पैर पे खड़ी रही, धीरे धीरे मैं बाहर निकलने लगी। प्रैक्टिस के अलावा कॉलेज में टीचिंग शुरू किया, जगह जगह जाके मैंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस थीम पे सेमिनार लेने शुरू किए, स्लम्स में लिए, अलग अलग विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में लिए। एक दौर ऐसा था कि स्लम में अगर लेना है मुझे प्रोजेक्ट, तो उस समय ना एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं आते थे, तो 35mm के प्रोजेक्टर आते थे जो थिएटर में यूज होते हैं, तो मैंने जगह जगह अपने पैसों से लगाए और झोपड़पट्टी में जाके इवेंट लिए, लोगों को बताया कि किस तरह होम्योपैथी काम करता है, ये कितना इकोनॉमी है। और एक स्टेज ऐसा आने लगा कि पेशेंट बढ़ने लगे, मेरा नाम पॉपुलर होने लगा, फिर मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया, पेपर में मेरी न्यूज आने लगी। फिर मैं क्या करती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे बाहर सेमिनार रहते थे, मेरी मदर इन लॉ को साथ में ली जाती थी, और जब वो देखती थी कि लोग इतना मेरी बहू को अप्रिशिएट करते हैं, शी इज वेरी टैलेंटेड, तो उनको कहीं तो भी ये फील होने लगा कि यार ये लड़की में दम है, मुझे इसको कोऑपरेट करना चाहिए। और उनकी जो सोच थी वो धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे जैसे वो बदली वैसे वैसे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बदला, और धीरे धीरे देखिए आज घर में ये पोजीशन है कि हम वेस्टर्न कपड़े पहने, स्कर्ट पहने, कुछ भी पहने, डजेंट मैटर,
मैं जितने बार फॉरेन जाती हूँ, लगभग मैं हर महीने में 10 दिन यूरोप में रहती हूँ या यूएई में रहती हूँ मेरे काम की वजह से, या टर्की में रहती हूँ। मैं जब भी फॉरेन जाती हूँ, रात में 3 बजे का फ्लाइट हो, 5 बजे का हो, मुझे एयरपोर्ट हमेशा मेरे ससुर जी ड्रॉप करते हैं और लेने के लिए भी वही आते हैं। तो आज मेरे सास ससुर मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है कि जिनके बिना मैं जीना इमेजिन ही नहीं कर सकती। ये जो होम्योपैथी को आप इतना आगे ले जाना चाहती हैं, जबकि आपने गोल्ड मेडल आप हासिल किया था आपने गायनेकोलॉजी में, आप चाहती तो एक बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती थी, लेकिन कर सकती थी आप वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ एक्सपर्टीज आप उसमें आगे बढ़ सकती थी। आपने होम्योपैथी क्यों चुना? बेसिकली एजुकेशन होम्योपैथी में हुआ था। गायनिक एक सब्जेक्ट होता है होम्योपैथी में, उसमें ऑनर्स मिला था। ठीक है। तो मुझे गायनेकोलॉजी में ही होम्योपैथी प्रैक्टिस करना था, क्योंकि मेरा एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, एक बहू का घर में जम नहीं रहा, उसको आप काट पीट के अलग कर दो, वो सर्जरी हो गया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो कट जाता है, टूट जाता है। तोड़ना बहुत इजी है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। और होम्योपैथी एक ऐसी चीज है जो खराब से खराब ऑर्गन को बॉडी में रख के भी पूरी तरह ट्रीट करता है, बिना पेशेंट को छुए। पर बहुत टाइम लगता है। नहीं, ये गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप YouTube पे मेरे चैनल पे देखिए, मैंने 16 मिनट्स अबाउट होम्योपैथी का वीडियो डाल रखा है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। होम्योपैथी में उन केसेस में टाइम लगता है जो बीमारियां क्रॉनिक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम 20 साल से, तो आप चाहेंगे मैं 20 मिनट में या 20 दिन में निकाल दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं खाली आपके सिम्टम्स को डिसअपियर कर दूं, जैसे एलोपैथी में टैबलेट दिए, इंजेक्शन दिए, सिम्टम्स गायब होते हैं, बीमारी वही की वही रहती है। मैं इसका एक सिंपल आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं, आप सादा झाड़ू मारना चाहते हैं या घर के जाले निकाल के घर को परमानेंट साफ करना चाहते हैं? जाले निकाल के। बस वही होम्योपैथी है। अगर जाले निकाल के सफाई करना है तो थोड़ा टाइम डॉक्टर को देना है, और जो बीमारी डेवलप होने के लिए सालों लगे, उसको जड़ से निकालने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको कुछ तो महीने दीजिए। पर ये जो आप समय मांगते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स जो समय मांगते हैं कि आप हमें समय दीजिए, हम इसको जड़ से ठीक करेंगे, लेकिन जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो तो एक बहुत लंबा है, और लोगों की सहन शक्तियां बहुत कम हो चुकी हैं। एक्चुअली हमारे पास वही केसेस आती है जो सब तरफ से थक जाती है, या एलोपैथी ड्रग को रेजिस्ट हो जाती है, या फिर स्टेरॉइड पे रहते हैं, पेन को सप्रेस करते हैं, और एक स्टेज के बाद में बॉडी स्टेरॉइड के लिए रेजिस्ट हो जाती है, या स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तब पेशेंट होम्योपैथी में आता, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि डॉक्टर आप बोलेंगे ना मैं 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना पेन बर्दाश्त करूंगा, बट आप ये बीमारी जड़ से निकाल दो। तो पहले अगर भारत की संस्कृति भी देखें तो आयुर्वेदिक हमारी नेचुरल मेडिसिन रही है, और हम अपनी नींव में जाएं, हम अपने एंसेस्टर्स को देखें, तो जब उन्हें उस समय बुखार होता था तो वो आयुर्वेदिक का जो लेते थे, उससे वो ठीक होते थे। आयुर्वेदिक की बात आई होम्योपैथी, जब आयुर्वेदिक चीजों को ही मीठी गोलियों में डालकर दिया गया, है ना, उसके बाद आई एलोपैथी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो पार्शियल सही है। सोर्सेस सारे मेडिसिन के सेम ही है। जैसे आयुर्वेद में जो मेडिसिन बनती है वो भी जड़ी बूटी है, प्लांट किंगडम है, लेकिन होम्योपैथी इससे बहुत आगे। हम सिर्फ प्लांट किंगडम से मेडिसिन नहीं बनाते, हम मिनरल किंगडम से बनाते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, आपका कैलियम ग्रुप हो गया, पोटेशियम ग्रुप हो गया, या क्यूप्रम हो गया, मेटल, हर किस्म के मिनरल से हम दवाई बनाते हैं। तो हमारा एक किंगडम प्लांट किंगडम है, एक मिनरल है, एक एनिमल किंगडम है जिससे हम दवाई बनाते हैं। दुनिया भर के जितने भी एनिमल है सबसे हम मेडिसिन बनाते हैं। स्नेक पॉइजन से, स्पाइडर पॉइजन से जो रेमेडीज बनती वो लाइफ सेविंग रेमेडी है कैंसर के केसेस में। और उसके अलावा एक और हमारा सोर्स है जिसे कहते हैं इम्पोंडेरेबिलिया, मतलब नेचुरल सोर्स। जैसे मून रेस को कलेक्ट करके हम रेमेडी बनाते हैं, एक्स रेस को भी हम कलेक्ट करके रेमेडी बनाते हैं। आजकल वाईफाई रेडिएशन से भी रेमेडी बन रही है। तो ये होम्योपैथी के इतने डिफरेंट सोर्सेस है। आयुर्वेदा सिर्फ प्लांट्स को यूज करता है, होम्योपैथी कई चीजों को यूज करता है। और एक स्टेप एलोपैथी आ गया जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, साइंस का और ज्यादा इस्तेमाल करके ऐसी गोलियां बनाई गई, ऐसे डायग्नोस इस तरीके से किया गया कि एलोपैथी की गोलियां तुरंत में काम करती हैं, और लोगों का बिलीफ सिस्टम जो है वो एलोपैथी की तरफ ज्यादा है। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, बिलीफ बिल्कुल एलोपैथी की तरफ ज्यादा है। अभी भी मेन स्ट्रीम लाइन जो है हेल्थ का लाइन, वो एलोपैथी है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट एलोपैथी इज इंस्टेंट बट इट इज नॉट परमानेंट। होम्योपैथी इज परमानेंट।
एंड ये एक मिथ है कि इट इज नॉट इंस्टेंट। मैं आपको बताऊं, आप मेरे बारे में मतलब पूरा सर्च करके आए मेरे पास जी। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरे नाम से 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। पहला जो रिकॉर्ड है वो क्रिएटिनिन एक पेशेंट का 19.82 था, उसको मैंने विद इन 8 डेज नॉर्मल किया 1.2 पे। यहाँ तो मैंने कोई डायलिसिस नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पेशेंट को असाइटिस भी था, पूरे पेट में पानी भरा था, पैरेन्काइमल लीवर डिसऑर्डर था साथ में, और उसके साथ में क्रिएटिनिन इतना था। ये तो मैंने 8 दिन में ठीक किया। तो कैसे हम बोलेंगे कि होम्योपैथी इंस्टेंट नहीं है? ये जो मिथ है कि होम्योपैथी इंस्टेंट नहीं, ये 20-25 साल पहले ठीक था। अभी तो होम्योपैथी में दुनिया भर में इतने रिसर्च हो रहे हैं। मैं खुद रिसर्च पर्सन हूँ, हमेशा वर्ल्ड कांग्रेस में अपने पेपर्स पब्लिश करती हूँ। तो आज ये बोलना कि होम्योपैथी इंस्टेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो कौन सी तकलीफ को लेकर लोगों ने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तुरंत में आना चाहिए? कोई भी तकलीफ में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहले आएंगे तो आप बेटर रिजल्ट पाएंगे। अगर आप पूरे दुनिया भर के सारे स्कूल्स को ट्राई करेंगे, एलोपैथी को, आयुर्वेदा को, यूनानी को, हाजिमा को, और फिर होम्योपैथी में आएंगे, तो आपका जो रियल डिजीज पिक्चर है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा और आर्टिफिशियल सिम्टम उसमें क्रिएट हो जाएंगे। तो हमको आपके आर्टिफिशियल सिम्टम हटाने के लिए 3-4 महीने का वक्त लगता, फिर आपका रियल पिक्चर ऊपर आता, और उस रियल पिक्चर को हम हमारे परफेक्ट मैच रेमेडी के साथ में आपको मेडिकेटेड मतलब मेडिकेशन शुरू करते हैं, तब जाके उसमें रिजल्ट आता। तो अगर आप चाहते कि आपका ये रिजल्ट जल्दी मिले, इंस्टेंट मिले, तो शुरुआती होम्योपैथी से कीजिए। और आज की तारीख में ऐसा कोई डिजीज नहीं जो होम्योपैथी कवर नहीं करता है। ये मेडिकल टूरिज्म दुनिया में अब बड़ा प्रचलित हो चुका है। बिल्कुल। लोग सस्ते देशों में जाकर अपना इलाज कराते हैं, जिससे उनके पैसे भी बचते हैं, प्लस चीजें इंश्योर्ड भी रहती हैं। आप विदेश जाती हैं जी, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन है कि वहाँ के लोग मुझे इनवाइट करते हैं। मेरा टिकट, स्टे, एवरीथिंग दे आर स्पॉन्सरिंग एंड दे वांट गुड टीचर्स। क्योंकि वहाँ पे कैसा है, अभी होम्योपैथी हमारे यहाँ पे जो है, ये होम्योपैथी हमारे यहाँ बूढ़ा हो गया है, मतलब इतना डेवलप हो गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। होम्योपैथी का बर्थ जो है वो जर्मनी का है, यूरोप का, लेकिन सबसे ज्यादा होम्योपैथ और होम्योपैथी का जो स्टैंडर्ड आज की तारीख में वो इंडिया का है। तो इंडियन होम्योपैथ्स को बाहर की दुनिया में इतना रिस्पेक्ट है, तो वो लोग चाहते कि हम जाके उनको टीच करें, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी होम्योपैथी बडिंग स्टेज में है। फॉर एग्जाम्पल टर्की में, यूएई में, रशिया में होम्योपैथी बडिंग स्टेज में है। तो वो लोग बुलाते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ, अपने सेमिनार्स डिलीवर करती हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ, और मेरा एक्सपर्ट एरिया ऑटिज्म है, ऑटिज्म एंड पेडियाट्रिक बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऑटिज्म में क्या होता है कि सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी फैमिली उसको भुगत रहे होते हैं और जिंदगी भर भुगतते हैं। जब हम वैसे केसेस ट्रीट करते हैं और वो जो रिजल्ट आते हैं ना, पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एलोपैथी के ऊपर एक थॉट ये भी दिया गया है कि फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स जो हैं, जो तगड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी, एलोपैथी मेडिकल फ्रेटर्निटी का रिमोट कंट्रोल हाथ में है उनके। वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को चलाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी दवाई क्यों दी जा रही है और उसके पीछे कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जबकि ये होम्योपैथी के साथ ये विषय नहीं है। नहीं। आप इसको अपने आप, जब आप ये सब चीजें देखती हैं तो अपने आप को कितना लकी मानती हैं, कितना फ्री समझती हैं? मैं एक बात कहूँ कि होम्योपैथी में पोल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में भी पेटेंट्स आते हैं जिसमें 4-4, 5-5 मेडिसिन मिला के शॉपकीपर बेचते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स उसी पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन डीप होम्योपैथी का नॉलेज जिसको है वो क्लासिकल प्रैक्टिस करता है, जैसे मैं करती हूँ। क्लासिकल का मीनिंग है सिंगल रेमेडी एट वन टाइम, वो मैं देती हूँ एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन 23 साल से मैं यही काम कर रही हूँ और मेरे रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आप, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी केसेस जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई है या मेरे पेशेंट्स से वो बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में ये चीजें नहीं है। होम्योपैथी में 2 किस्म का प्रैक्टिस होता है, पेटेंट डाल दो, सिम्टम्स को सप्रेस कर दो, ये होम्योपैथी का एलोपैथिक प्रैक्टिस हो गया। तो फिर एलोपैथी को दोष क्यों दे जब होम्योपैथ भी ये चीजें कर रहे हैं? तो मैं किसी पैथी के लिए मैं ना बुरा कहूंगी ना अच्छा कहूंगी। मेरा एक सिंपल सोच है कि हर किसी के कुछ स्कोप है, कुछ लिमिटेशन है। लोग कहते हैं जहाँ एलोपैथी खत्म होता है वहाँ होम्योपैथी शुरू होता है। मैं कहती हूँ जहाँ होम्योपैथी खत्म होता है मे भी वहाँ एलोपैथी शुरू होता होगा। या ये सोचने के बदले क्यों ना हम इंटरपैथी में काम करें, क्योंकि जैसा हम यूरोप में करते हैं, यूरोप में मैक्सिमम केसेस में एलोपैथी के साथ पैरेलली होम्योपैथी चलता। अभी भी मेरे पास में इतने डायबिटीज की केसेस आती, थायराइड रिएक्शन नहीं होता? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बताऊं, जो पेशेंट आपके पास थायराइड ट्रीट करने आ रहा है या डायबिटीज ट्रीट करने आ रहा है,
आप उसको कैसा बोल सकते हैं ओवरनाइट आपका सारा मेडिसिन बंद कर दो, विड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे। बिल्कुल जो चीज को पेशेंट की बॉडी सालों तक यूज टू हो गई उसको साइंटिफिक तरीके से ही टैपर करना पड़ता है। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट साइकेट्री के होते हैं। आप जानते हैं साइकेट्री के पेशेंट को अगर मैंने एंटी डिप्रेसेंट बंद कर दिया तो घर वालों को घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, ज्वालामुखी का उद्रेक हो जाएगा। तो वो केसेस जब मैं हैंडल करती हूँ तो सबसे पहले पेशेंट्स की जरूरत मुझे है जी। तो मैं बहुत धीरे धीरे उनका डोज टैपर करती हूँ। जैसे जैसे होम्योपैथी का डोज बढ़ाती हूँ एलोपैथी का टैपर करती हूँ, फिर धीरे धीरे 6-7 महीने में उनका मेडिसिन छुड़वाती हूँ और बाद में खाली होम्योपैथी से उसको टेक ओवर करती हूँ केस को। तो एक सिस्टम होता है, वी नीड टू फॉलो दैट। जर्नल्स, किताबें इतनी पॉपुलर हो रही हैं, आपके काम को सराहा जा रहा है, अब कौन सी चीज ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं बताऊं, मैं अगर मतलब पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अगर मिलाकर आप पूछे ना, मैं अपने माँ के रोल को सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मेरा बेटा है, 23 इयर्स ओल्ड, वो अभी फिल्मों में एक्टिंग कर रहा है। उसके रिसेंट फर्स्ट मूवी का शूटिंग खत्म हुआ है अभी और बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड है मेरा और मेरे बेटे का। और एक दौर मेरी लाइफ में ऐसा था जो मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किया, मैं जिंदा ही इसलिए रही क्योंकि मेरा बेटा है जी। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं होती। और एज ए टीचर प्रोफेशनल लाइफ में बीइंग प्रैक्टिशनर तो ठीक है, जब रिजल्ट आते हैं या जिनको हमारे मेडिसिन से बच्चे होते हैं वो पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर इसका नाम आप रखो, तो ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे बाहर हैं जिनको मैंने जन्म नहीं दिया लेकिन वो मेरे बच्चे हैं। तो ऐसा एक बहुत ही बड़ा हैप्पीनेस मिलता है जो हम पैसे से कभी नहीं कमा सकते। 25 साल हो गए विवाह को, ये संडे आपकी सालगिरह थी, तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है ना। ये 25 सालों में आई एम श्योर मिस्टर चांडक ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन डॉक्टर कविता चांडक ने चांडक साहब से क्या सीखा? मैंने उनसे एक ही चीज सीखी कि हालात कुछ भी रहे एक दूसरे को सपोर्ट करो। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यानी लाइफ का ऐसा कोई स्टेज नहीं जहाँ मैंने ये कहा कि मुझे करना है और उन्होंने मना किया। पहले जब हम चंद्रपुर छोड़कर यहाँ आए थे तो हम कुछ नहीं लाए थे, बहुत बड़े घर की बहू थी मैं, यहाँ खाली रात आई, मेरे घर में 4 कप नहीं थे इस तरीके की कोई आए तो मैं चाय दे सकूं इसको। वो दौर से जीरो से हमने अपना अंपायर बनाया और मैं इतनी एम्बिशियस थी अपने करियर को लेके कि मुझे वर्कशॉप करना है, मुझे सेमिनार ज्वाइन करना है, दिल्ली तक जाना मुश्किल होता था। 2013 में एक अपॉर्चुनिटी आया, मैंने वर्ल्ड लेवल पे पीजी में टॉप किया और बेस्ट थीसिस का भी मुझे मिला अवार्ड और उसका फेलिसिटेशन था वेस्ट यूनिवर्सिटी लंदन में। दे इनवाइटेड मी, हमारे पास पैसे ही नहीं, जाएंगे कैसे? मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम हाँ कहो, आई विल अरेंज एवरीथिंग, जाएंगे, बस ना मत बोलो, तुम्हारी इच्छा है ना, हम सब जगह जाएंगे और इतना बड़ा मौका लंदन में तुम्हारा फेलिसिटेशन होगा, हम इसको मिस नहीं करेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ से कैसे पर वो पैसे उस समय अपना सोना गिरवी डाल के अरेंज किए और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो वो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। एक दौर ऐसा था कि मैं उनसे कहती थी कि राज प्लीज आप मुझे अलाउ करो, मैं झोपड़पट्टी में क्लिनिक डाल देती हूँ एलोपैथी का, क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिस सेटल होने के लिए बहुत टाइम लेती है, एटलीस्ट मैं रोज के 200 रुपए तो भी कमा लूंगी। तो वो कहते थे कि नहीं, यू आर नॉट बोर्न टू बी अ जनरल प्रैक्टिशनर, यू आर बोर्न टू बी अ कंसल्टेंट। और कस्तूरी की खुशबू को कोई नहीं छुपा सकता, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। उन्होंने मुझे जनरल प्रैक्टिस कभी करनी ही नहीं दी। अब क्या करना है, लक्ष्य क्या है? अभी तो जैसे सबसे एक बड़ा लक्ष्य पिछले साल तक ये था कि वर्ल्ड कांग्रेस होता है, मैं कई सालों से जा रही हूँ, पेपर प्रेजेंट करती हूँ और एज अ ओरल प्रेजेंटर हमको 15-20 मिनट टाइम मिलता है हर डॉक्टर को, लेकिन जो कीनोट स्पीकर होते हैं इनवाइटेड उनको 40 मिनट्स टाइम मिलता है और उनका एक अलग पेज बनता है साइड पे और एक अलग रिस्पेक्ट होता है। तो मुझे वो चाहिए था। इस साल कोइंसिडेंटली बगोटा में जो वर्ल्ड कांग्रेस हो रहा है 2023 अक्टूबर में, they have invited me as a keynote speaker. Wow! Yes. क्या बात है, वेरी गुड। और एक लेक्चर में 2 लेक्चर उन्होंने मुझे दिए 40 मिनट्स के जी। और एक प्री कांग्रेस वर्कशॉप उन्होंने मुझे दिया है फुल डे का एडीएचडी पे, पीडियाट्रिक बिहेवियरल डिसऑर्डर पे जी। तो ये जिस चीज के पीछे मैं इतने दिन से थी कि मुझे चाहिए वो भी मिल गई। अब तो मुझे लग रहा है कि कोशिश करते हैं मोदी जी से बात करके कि मंगल पे कुछ करा दो। नहीं, आप चाहेंगी तो वो भी हो जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना अफर्मेशन बहुत काम करते हैं जी, बस वो करना चाहिए, हमने आदत बनानी चाहिए। When there is a will, there is a way. But मुझे ऐसा लगता है when there is a will, there are lots of ways. ये एक मी टाइम होता है, हर महिला की जिंदगी में एक मी टाइम होता है, वो सिर्फ वो अपने आप को डेडिकेट करती हैं, अपने समय को अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। आपका मी टाइम है?
सुबह का 1 घंटा जो मेरा जिम में बीतता है, बस उतना ही मेरा मी टाइम है। उसके अलावा तो सारा टाइम में पेशेंट, फैमिली और सोशल रिलेशनशिप में बिजी रहती हूँ। दिन भर प्रेजेंटेशन बनाते रहती हूँ, केसेस कंपाइल करती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ। लेकिन जब मेरा बेटा आता है तो एक बहुत हैप्पी टाइम होता है। वो अभी मुंबई में रह रहा है, तो फिर उसके साथ कॉफी डेट्स पे जाती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड के साथ 10-15 दिन में एक बार डिनर के लिए जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारा हर महीने फॉरेन टूर रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ जाए। कभी वो अगर बिजी रहे, एक आध बार वो नहीं आते, लेकिन यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि साथ में जाए, ताकि काम के साथ साथ में हमको भी अपना एक पर्सनल टाइम मिलता है। तो हम वो कंट्री पूरा घूम घाम के आ जाते हैं। और एक मी टाइम मतलब मुझे बहुत पहले पोएट्री लिखने का शौक था, तो कोशिश करते रहती हूँ कभी कभी कुछ शायरी या पोएट्री लिखने की। बट अब दिमाग पूरा मेडिकल का हो गया, तो पेशेंट के लोग कुछ याद ही नहीं आता। एक तरफ होम्योपैथी और एक तरफ ह्यूमनोपैथी, ये भी एक कोशिश कर रही हैं आप ह्यूमंस से जुड़ने की, सोशल सर्विस करने की। एक बहुत सारा वक्त आप नागपुर महिला क्लब को भी देती हैं जब कुछ एक ऐसी एक्टिविटी होती है। क्या एक्सपीरियंस है? मेरा खुद का एनजीओ है पद्मजा वेलफेयर फाउंडेशन नाम से, जो वीडियो रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करता है और उसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में मैं काम करती हूँ। इसके लिए मैं कभी किसी के पास स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए नहीं गई। मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने जमा करती हूँ और उसी से भी ये सारा सोशल वर्क करती हूँ। और मेरे को एक चीज ये शेयर करनी है, मतलब बहुत पहले की बात है। मेरे वाइस प्रिंसिपल थे जैन सर अकोला में, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि बेटा अपन प्रैक्टिस करते वो अपना प्रोफेशनल लाइफ है और हम जो सोशल सर्विस करते हैं ना वो हमारा सोशल लाइफ है। तो अपने कमाई का जो हिस्सा है वो समाज के लिए देना चाहिए। जैसा मातृ पितृ का ऋण होता है उसी तरह समाज का भी ऋण होता है, उसको चुकाते रहो। तो वही कर रही हूँ सालों से। बहुत सारे इवेंट लेती हूँ, बहुत सारे फ्री कैंप्स लेती हूँ। चैरिटेबल क्लिनिक चलाया गणेश टेकड़ी में 2-3 साल तक के। तो अभी भी जैसा जहाँ वक्त मिलता है, जैसा कोविड था तब हमने इम्यूनिटी बूस्टर डोजेस नागपुर पुलिस को 17,000 डोजेस डोनेट किए थे क्लिनिक से, यूरोपियन मेडिसिन के। तो ये भी एक सोशल सर्विस का ही पार्ट है। अब चूंकि आप अब वर्ल्ड नेशनल कांग्रेस में भी बात करने वाली हैं, जो आपका एक अफर्मेशन है वो पूरा होने वाला है। बहुत सारी चीजें अब बिल्कुल लाइन पर है। एक ऐसी चाह, एक ऐसी कहीं ना कहीं डिजायर जो आप चाहती हैं कि वो हो। आपने ड्रीम मैन के बारे में सुना है? ड्रीम मैन नहीं, जैसे ड्रीम मैन है, ड्रीम वुमन, ये यूरोप में कंसेप्ट होता है। जो आपको अच्छा लगता है व्यक्ति, उसके साथ आप एक इवनिंग बिताना चाहते हो, जस्ट कॉफी डेट और डिनर डेट, उसके बारे में थोड़ा सुनो, अपने बारे में थोड़ा बोलो। मेरा भी एक ड्रीम मैन है जिसके साथ मुझे एक इवनिंग बितानी है और मेरे ड्रीम मैन मोदी जी है। अरे तो ये पॉसिबल तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन एक ये इच्छा जरूर है कि लाइफ में एक टाइम उनसे मिलना है, बस ये मेरा बहुत मन में है। चलिए, मेरा एक वचन है आपसे कि मैं जीवन में पता नहीं कब, लेकिन जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ शायद एक दिन बहुत जल्दी आएगा जब मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करूंगा। और अगर जब करूंगा तब उनसे मैं इस बात का उल्लेख इंटरव्यू पे जरूर बताइए कि मैं उनके साथ कॉफी नहीं ग्रीन टी पी लूंगी। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर कविता चांडक, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? वुमन इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। औरत का ब्यूटी उसके लुक में नहीं है, उसके माइंड में है, उसके गुणों में है। लेकिन एक जो लाइन है ये मैं मतलब कोट करना चाहूंगी कि औरत को हमेशा सिर्फ औरत की तरह मत देखिए, उसको एक जीनियस के तौर पर भी देखिए और लिव एंड लेट लिव। आप भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। कविता जी, आप जिस किस्म का काम कर रही है उसको मैं जितना भी उसका अभिनंदन करूं वो कम है, लेकिन आप की जो जर्नी है ये जरूर इंस्पायरिंग है और उम्मीद है कि जो कोशिश है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर की वो यही है कि आपकी जैसी कहानियां लोगों तक जाए, आपके जैसे व्यक्तित्व के लोगों की के जो टफ टाइम्स थे वो भी लोगों को पता चले और आपने उसे कैसे डील किया, उससे वो सुनकर समझकर अपने जीवन के भी दरवाजे खोलें, क्योंकि 4 दीवारी में तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, आपको दरवाजा खोलकर बाहर निकलना होगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कविता चांडक मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बहुत अच्छी बात,
मैम से जानने को मिली जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बताया। और एक ऐसी जगह आई जहां पर मैम ने एक छोटी सी बात कही, और वो छोटी सी बात है बहुत बड़ी बात। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो लड़के का जो परिवार है वो उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। उतनी दिक्कत नहीं जाती जितना एक लड़की जब एक लड़के को प्रेम करती है तो परिवार का जो माहौल है वो बदल जाता है। अब माना हम 2023 में हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आज भी कंजर्वेटिव फैमिलीज नहीं है, आज भी है। आज भी इस किस्म की मानसिकता है कि अगर कोई लड़की प्रेम में पड़ती है तो वो बहुत गलत कर रही है। मैं इस वक्त एक पहला पक्ष जो है वो परिवार का लेना चाहता हूं कि परिवार बिल्कुल सही है कि वो नहीं चाहती कि लड़की किसी प्रेम प्रसंग में पहुंचे या जाए, क्योंकि वो लड़की से प्रेम करते हैं, वो उनकी बेटी है, वो उनकी घर की लक्ष्मी है, उसे प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब मैं उस लड़की का पक्ष लेना चाहता हूं जिसको आपने बड़ा किया। ये प्रेम आप ही ने तो डाला उसके अंदर में, आपने ही वो पर दिए, आपने ही वो शक्ति दी, आपने वो ज्ञान दिया, आपने वो संस्कार दिए। तो आप अपने संस्कारों पर डाउट क्यों करते हैं? जब वो लड़की अपने परों को फैलाकर उड़ना चाहती है, अपनी जिंदगी जीना चाहती है, तो आप उसे जीने क्यों नहीं देते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवालों के जवाब के अंदर में ही इसका जवाब है कि परिवार ने बेटी को विवाह के बाद भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि एक लड़की कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि एक लड़की को बचपन से कहा जाता है कि तू एक पराया धन है, और लड़की जब किसी और के साथ विवाह करके जाती है तो वहां बोला जाता है कि तुम तो बाहर की हो। तो वो जाएगा, उसका घर कौन सा है? ये बात समझनी होगी। और जिस तरह डॉक्टर कविता चांडक के ससुराल, सास ससुर जो भूमिका प्ले कर रहे हैं, जिनसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया और आज उनकी जिंदगी में वो सब खुशियां हैं कि वो बोलती हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अगर दुनिया में कोई है तो मेरे सास ससुर हैं, अगर वो नहीं होते तो मेरी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हो पाती है। उम्मीद है कि हर घर की बहू ये बात कहे और हर घर के सास ससुर अपनी इस किस्म की भूमिका प्ले करे जहां पर जो बहू है उसको प्रेम मिले, उसको साथ मिले। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने परिवार के सब सुखों को देखती है, उन सुखों का रस अपने अंदर रखती है, उनके दुखों को कहीं ना कहीं महसूस कर कर खुद सबसे ज्यादा दुखी होती है, लेकिन एक दिन आसमान पहुंचने की पूरी ताकत और क्षमता के साथ पहुंचती है। तो समझिए वो डॉक्टर कविता चांडक बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।